नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कवर कर चुके हैं। और याद रखिए ये सभी क्लासें आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ली जा रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग इन्हें कवर करते हैं तो प्रीलिम्स में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे ही, और साथ में ही आप देखेंगे कि आपका बेस मजबूत होगा, जिससे आपको मुख्य परीक्षा में भी, लिखित परीक्षा में भी इससे फ़ायदा होगा। और आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत में इस्लाम का आगमन किस तरह से हुआ उस पर एक विस्तार से चर्चा की हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और आप लोग अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर साल आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और याद रखिए इन सभी क्लासों को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है सेपरेट, यूपीएससी और एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस के नाम से। इसी में सभी आपकी क्लासें डली रहेंगी, फिर चाहे आपकी इतिहास की हो या फिर आपकी भूगोल की हो, संविधान की हो या फिर अर्थव्यवस्था की हो या फिर विज्ञान की हो। ठीक है, जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं ना जो सभी सब्जेक्ट, उनकी सभी क्लासें यहाँ आपको क्रम से मिल जाएगी। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। और आप जानते हैं जब तक पानीपत का पहला युद्ध नहीं होता है तब तक आपका दिल्ली सल्तनत रहता है। तो उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी और वह बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, यानी कि गुलाम लाया था, और जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। और 1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मौत हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की, सत्ता संभाली। 1206 से लेकर 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप सोचिए कि हमारे ऊपर गुलामों ने भी शासन किया है, समझ रहे हैं आप लोग। और गुलामों का शासन आप देखेंगे 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। और वे एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। और इतिहासकार अजीब अहमद ने शासकों की दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया। तो इन सभी को याद रखना चाहिए। और इन शासकों में प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान था और इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, आदि तुर्क या फिर ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। ममलूक नाम इतिहासकार अबीबुल्लाह द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और इसका समय 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। इसकी उपाधियां बात करें तो लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां, इसे उपनाम थे, एक तरह से उपाधियां रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया था और एक व्यापारी द्वारा निस्सापुर के बाजार में लाया गया और जहां काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा उसे खरीदा गया। पहले आप देखते थे कि इस तरह की बिक्री भी होती थी, आदमियों को भी आप देखिए बाजार लगते थे बेचने के लिए। और पुनः कुकी के पुत्रों ने एक व्यापारी को बेचा और व्यापारी ने गजनी लाकर उसे मोहम्मद गौरी को बेच दिया और मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में काम करते हुए उसने अमीर एक आखूर अश्वशाला प्रधान का पद प्राप्त किया। और वामीयान गजनी के युद्ध और तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध में वह गौरी के साथ था। किसके साथ? गौरी के साथ था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात आप देखेंगे उसे गौरी के भारत के विजित प्रदेशों का संरक्षक नियुक्त किया गया और इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाकर इसने अजमेर व मेरठ के विद्रोह का दमन किया और 1194 में अजमेर के द्वितीय विद्रोह का दमन इसी ने किया। 1197 में गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ की लूट की। 1202 में बुंदेलखंड के राजा परमर्दी को पराजित किया और कलिंजय, महोबा और खजुराहो पर भी इसने अधिकार कर लिया। 1205 में खोखरों के विरुद्ध इसने गौरी का साथ दिया। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चल रही है। 1206 में गौरी की मौत हो जाती है। उसका कोई पुत्र न होने के कारण लाहौर की जनता ने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासन सौंपता है। और
ऐबक ने लाहौर पहुंचकर 25 जून 1206 में गद्दी संभाली और ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। किसका? तुर्की राज्य का। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि उसने केवल मालिक या सिपह सलाहकार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा और इसने अपने नाम से ना कोई सिक्का चलाया और ना ही कभी खुतबा पढ़वाया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोहम्मद गौहरी के प्रति बड़ा वफादार था। उसने अपने आप को ज़्यादा सोचिए आप लोग की सुल्तान नहीं समझा और शासन करता रहा। फिर आप देखेंगे कि सिंहासन पर बैठने के पश्चात ऐबक को गौरी के अन्य उत्तराधिकारियों तजाउद्दीन एल्दोज, गयासुद्दीन मोहम्मद और नासिरुद्दीन कुबाचा के विरोध का सामना करना पड़ा। एल्दोज गजनी का शासक होने के नाते गौरी के समस्त प्रदेशों पर अपना अधिकार समझता था और इन विरोधियों को शांत करने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। आप सोचिए कि आपने आज भी देखा होगा हमारे देश की राजनीति में एक नेता का लड़का या लड़की की शादी दूसरे के नेता के परिवार में कर दी जाती है, जिससे क्या रहता है कि उनके संबंधिक इसी तरह के बन जाते हैं, मिठास आ जाती है, उनकी राजनीतिक रोटियां सेक पाती हैं। तो आप देखें कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यही संबंध अपनाए कि जिनसे उनकी लड़ाई थी उन्हें मित्र बनाने के लिए, उन्हें एक करने के लिए उन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। उसने कुबाचा से अपनी पुत्री और इल्तुतमिश नामक एक गुलाम सरदार से अपनी दूसरी पुत्री का विवाह कर दिया और इन वैवाहिक संबंधों ने से एल्दोज और कुबाचा की ओर से विद्रोह का खतरा कम हो गया, क्योंकि आप सोचिए कि अब उनका दामाद बन गया, तो दामाद आप देखिए अपने ससुर की बात तो मानेगा ही। कालांतर में 1208 में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान स्वीकारते हुए सिंहासन, छत्र और राजकीय पताका एवं नक्कारा भेंट किया और इस तरह ऐबक का एक स्वतंत्र शासक के रूप में भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक बना। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और इसने नए प्रदेशों की विजय ना करते हुए जीते हुए प्रदेशों के संगठन पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसने लाहौर पाकिस्तान में आप सुनते हैं ना, उसी की बात हो रही है। मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। लाखों को दान देने तथा असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श भी कहते हैं। उसने दान दिया इसीलिए लाख बख्श कह देते हैं। एक हातिम द्वितीय भी कहा जाता है इसे क्या कहते हैं? हातिम द्वितीय भी कहते हैं। ऐबक ने हसम निजामी और फक्र मुदब्बिर नामक विद्वानों को सुरक्षा दी। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी और जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आप सभी लोगों ने कुतुब मीनार का नाम तो सुना होगा ना दिल्ली में। इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उनने सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। और उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 की बात है, एडी की बात है, ईस्वी की बात है। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है और ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह बनता है और किंतु इल्तुतमिश ने इसे आपदस्थ कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आता है, आराम शासन करता है, लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इल्तुतमिश ने उसे पद से हटा दिया और खुद शासक बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी था। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन रहा है, तो याद रखिए ये है कौन? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था और इसने अमीर उल उमरा और व सुल्तान ए आजम आदि उपाधियां भी धारण की थी। दिल्ली के तुर्क सरदारों एवं नागरिकों से ने आराम शाह के विरुद्ध इल्तुतमिश को दिल्ली आवंटित कर राज सिंहासन सौंपा। आराम शाह से संघर्ष के पश्चात उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और आप देखेंगे कुतुबी वंश का अंत या शमसी वंश का आरंभ होता है और इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। क्या बना दिया? वंशानुगत बना दिया गया, यानी कि आप देखिए उसी के वंश के सुल्तान बनते रहेंगे। सुल्तान पद प्राप्त करने के पश्चात इल्तुतमिश को अनेक आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
इल्तुतमिश के तीन प्रमुख प्रतिद्वंदियों में गजनी की यल्दूज, सिंध में कुवाचा और बंगाल का अली मर्दन प्रमुख थे। इसके विरोधी आप लोग कह लीजिए। 1215 में यल्दूज को तराइन के मैदान में पराजित किया इसने, और 1217 में नसरुद्दीन कुवाचा को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई इसने। 1221 में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खां जो मंगोल था, इसने आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ, और जब यह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंचा। इल्तुतमिश द्वारा जलालुद्दीन मंगवर्णी को शरण देने से इनकार करने पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया। इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को इल्तुतमिश ने बचा लिया। उस समय आप देखिए मंगोल काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, और आप देखिए जब उन्होंने शरण ही नहीं दी तो आप सोचिए उन्होंने दुश्मन ही नहीं बनाया मंगोलों को, तो इसलिए बच गया। अन्य प्रमुख समस्या विरोधी सरदारों पर नियंत्रण था। इसके समाधान हेतु इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, और उसके पिति वफादार थे। तुर्कान ए चहलगानी या चरगान भी इसे कहा जाता था। क्या? तुर्कान ए चहलगानी या चरगान भी इस 40 जो गुलाम सरदारों का गुट था इसे कहा जाता था। बंगाल में इल्तुतमिश की आरंभिक समस्याओं का लाभ उठाकर हैसामुद्दीन एवाज खिलजी ग्यासुद्दीन आजम उपाधि से ने अली मर्दन के पश्चात सत्ता संभाली और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बिहार, उड़ीसा, कामरूप को जीत लिया इसने, और इल्तुतमिश ने 1224 में बंगाल पर सैन्य अभियान किया, जिससे हैसामुद्दीन एवाज ने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु इल्तुतमिश की वापसी के पश्चात वह पुनः स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। दोबारा सैन्य कार्यवाही करने पर एवाज मारा गया और बंगाल के क्षेत्र सल्तनत के अधीन आ जाते हैं, और इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद को बंगाल का शासक बना दिया उसने। इसके बाद आप देखेंगे कि राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता का दमन। 1226 में रणथंभौर, 1227 में परमारों की राजधानी मंदसौर, 1220 से 29 में जालौर, इसके पश्चात बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर पर अधिकार कर लिया। 1231 में ग्वालियर, 1233-34 में शासक मंगलदेव में कलिंजर, चंदेल, त्रिकोल, बर्मा पर अधिकार कर लिया इसने। 1234-35 में मालवा के एक अभियान का नेतृत्व किया और भेलसा के नगर दुर्ग पर भी इसने अधिकार कर लिया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के समय ही अवध में पिरथू का विद्रोह हुआ, और इल्तुतमिश का अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध था। 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने से सुल्तान के पद की स्वीकृति इल्तुतमिश को प्राप्त हुई, और खलीफा का दूत बगदाद से विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र खिलअत लेकर दिल्ली पहुंचा, और इस प्रमाण पत्र से इल्तुतमिश से एक वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया। इल्तुतमिश ने मिनहाजुद्दीन सिराक और मालिक तजुद्दीन को संरक्षण भी दिया। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने, और उसने एकता का शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार भी दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीता बेलमुख था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया, जो आप देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। 1231 में सुल्तानगढ़ी में उसके पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था। इसके अलावा जोधपुर में आतरकिन का दरवाजा, बदायूं में हौज शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण भी इसी ने करवाया। 1223 में उसने बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। उसने किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया, और सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा शुरू हुई। ग्वालियर ब्रजभरी के उपरांत आपने देखेंगे अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया इसने। तुर्कान ए चहलगानी, यह इल्तुतमिश के गुलाम सरदारों का संगठन था, और इल्तुतमिश ने आरंभिक नौकरशाही को संगठित किया, और तुर्कान ए चहलगानी में कुछ चुने हुए योग्य और प्रतिभाशाली गुलाम थे, जिनकी संख्या स्पष्ट नहीं, संभवतः 40 मानी जाती है। तुर्कान ए चहलगानी का गठन आरंभिक सल्तनत काल में सुल्तान एवं अमीरों के संबंध को भी रेखांकित करता है। इल्तुतमिश ने तुर्की गुलामों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए, परंतु तुर्की अमीरों के समानांतर ताजिक अमीरों के महत्व को भी बनाए रखा।
फिर आप देखेंगे आरंभ में तुर्कान ए चहलगानी ने एक सशक्त नौकरशाही की भूमिका निभाई और इल्तुतमिश को उसकी स्वामी भक्ति प्राप्त हुई और अपनी इस नौकरशाही के बल पर इल्तुतमिश ने सल्तनत की सत्ता का विस्तार किया। परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और इसने निर्माता की भूमिका अदा करनी आरंभ कर दी और कालक्रम में चहलगानी की महत्वाकांक्षा के कारण सुल्तान का पद कमजोर हो जाता है और इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारी इस गुट की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गए और बलवन प्रारंभ में स्वयं तुर्कान चहलगानी का शासक था सदस्य था। सुल्तान बनने के बाद उसने बलवन ने तुर्कान चहलगानी की शक्ति को तोड़ दिया और फिर से सुल्तान के पद की स्थापना कर दी। फिर आप देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में आप देखेंगे शासक बनता है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यानी कि इसकी मौत के बाद तुर्की अमीरों ने उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है। हालांकि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि इल्तुतमिश के समय बेटों बेटियों में आप देखें कोई भेदभाव नहीं था। आप समझिए कि बेटियों को तरजीह दी जा रही थी उस समय। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी इंद्रिय लोलुप व्यसनों के कारण अयोग्य सिद्ध हुआ। इस समय शासन में की बागडोर उसकी माँ साहिर तुकाना के हाथों में थी और फिरोज बा उसकी माँ के अत्याचारी शासन से हर तरफ विद्रोह फूट पड़ा और विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही फिरोज राजधानी के बाहर गया रजिया ने इस का अवसर उठाकर लाभ उठाया और रजिया ने लाल वस्त्र न्याय की मांग का प्रतीक पहनकर दिल्ली की जनता को सामूहिक नमाज सुकवार पढ़ने के लिए एकत्रित हुई थी से अपील की और उसने तुर्कान के अत्याचारों और राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया और आप देखेंगे जनता से सहायता मांगी। रजिया की इस अपील पर जनसमूह ने महल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और रुकनुद्दीन के लौटने पर उसे बंदी बना लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और रजिया को दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया गया। और रजिया सुल्तान के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासन रहता है। उम्दत उल निस्वा उपाधि थी इनकी रजिया सुल्तान की, उम्दत उल निस्वा। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। रजिया के मामले में आप देखेंगे पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के पिसने पर स्वयं निर्णय लिया था और रजिया के काल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ होता है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद आप देखेंगे 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों और अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास था। प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कवा कुर्ता और कुलाह पगड़ी का एक प्रकार को अपनाया। उसने पर्दा प्रथा त्याग दिया। वह दरबार में बैठती थी तथा शासन का कार्य स्वयं संभालती थी। उसका विरोध तुर्क अमीरों ने किया जिसमें निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी और मलिक सैफुद्दीन कुची और कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख थे और इन्होंने रजिया इजुद्दीन सलारी और कबीर खां को अपनी तरफ कर लिया था। किसने? रजिया ने। तो एक आप सोचिए कि समझदार शासिका रही हैं। रजिया ने अपने को कुछ विश्वासपात सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। एदगीन को रजिया ने बदायूं का अक्तादार और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद भी दिया। अल्तुनिया को तवर हिंद भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया था। अब अबिसीनियाई हफ्सी अफसर जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अससाला का प्रधान नियुक्त किया था इसने। कहा जाता है कि इस हफ्सी अफसर पर रजिया विशेष अनुराग रखती थी। और 1240 में आप देखेंगे सर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाही का पक्ष लिया और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया को तवर हिंद जाना पड़ा। इसी बीच तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या कर दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को बैठा दिया और तबर हिंद के इक़्तिदार अल्तुनिया से विवाह कर रजिया ने दिल्ली के तख्त को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह कैथल के समीप बहराम से पराजित हुई और 13 अक्टूबर 1240 में रजिया की सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। और रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थीं। कुछ इतिहासकार रजिया की सफलता का कारण उसके महिला होने को मानते थे। अब आज सोचिए कि आज के समय में भी महिलाओं से कितना भेदभाव किया जाता है।
तो उस समय तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। एल फिंस्टन कहते हैं, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत की महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी अगर फेलियर कहें तो उसका महिला होना है, और आप सोचिए कि महिला होना भी गुनाह रहा उसके लिए। रजिया के बाद आप लोग देखेंगे कि मुइजुद्दीन बहराम शाह आता है, और आप देखेंगे 2 साल तक ये रहता है। ये 1240 में आ जाता है और 1242 तक रहता है। कब तक रहता है? 1242 तक रहता है। रजिया को आपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, और अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद नायब ए मुमलकत की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था, और यह पद एक संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम यह पद नायब रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता एदगीन को मिला, और इस प्रकार वास्तविक सत्ता व शक्ति के अब 3 दावेदार थे। एक तो सुल्तान, एक आप देखेंगे नायब, और एक था वजीर। 1241 में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा पंजाब पर आक्रमण के समय रक्षा के लिए भेजी गई सेना को असंतुष्ट अमीरों ने बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया, और फलतः सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ी, और मई 1241 में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह का वध कर दिया। क्या कर दिया? वध कर दिया, यानी क्या, उसे मार दिया। 1241 में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहराम शाह का वध कर दिया, और तुर्क सरदारों ने बहराम शाह की पौध अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बना दिया। आप देखेंगे कि ये क्या करते थे कि अपने हिसाब से अगर राजा नहीं है, उनका सुल्तान नहीं है, तो उसकी हत्या करके उसी के परिवार के किसी मेंबर को आप देखिए बैठा देते थे गद्दी पर। अलाउद्दीन मसूद शाह ये 1242 से 46 तक रहता है। मसूद शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी, और सुल्तान नाम मात्र के लिए ही था। क्या था? नाम मात्र के लिए था, क्योंकि आप देखिए वो अपनी दम पर तो आप सभी जानते हैं कि शासक बना नहीं, सुल्तान बना नहीं, तो आप समझेंगे कि उसके नाम मात्र की शक्ति रहेगी, नाम मात्र का रहेगा वो। जिस तरह से अभी आप देखिए वर्तमान में हमारे देश में राष्ट्रपति का पद होता है, और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने दम पर थोड़ी चुन के आता है, उसे तो आप देखते हैं विधायक होते हैं, आपके जो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेके चुनते हैं। और आप सभी जानते हैं जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा बहुमत होगा वही उसी की तरफ का राष्ट्रपति बनेगा, और उसी पार्टी की आप सोचिए सलाह जो भी देगी, जो पार्टी वो कहेगी वही राष्ट्रपति को करना पड़ता है। बस दिखाने के लिए हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। शासन का वास्तविक अधिकार वजीर मुहाजिबुद्दीन के पास था, जो जाति से ताजिक गैर तुर्क था। बाद में तुर्क सरदारों के विरोध के कारण यह पद नजमुद्दीन अबू बकर को प्राप्त हुआ। इस समय बलवन अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ, और उसके शासन पर अपना अधिकार मजबूत करना इसने आरंभ कर दिया। और बलवन ने नसरुद्दीन इल्तुतमिश का प्रपोत्र था, और उसकी मां के साथ मिलकर मसूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, और जिसमें जून 1246 में उसे सफलता मिली, और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान नियुक्त किया गया। किसे? नसरुद्दीन महमूद को। और यह आप देखेंगे नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक रहता है। यह इल्तुतमिश का प्रपोत्र था और शमसी वंश का 5वां और अंतिम शासक था। शासक बनने से पूर्व वह बहराम शाह का हाकिम था। यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, और खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तौकात ए नासिरी उसे समर्पित की हुई है, और उसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में षड्यंत्र द्वारा उसी के शासनकाल में हटाया गया। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथ में थी। सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने और स्थिति को अधिक सुदृढ़ करने के लिए 1249 में अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया इसने, और इसके पश्चात बलबन की शक्ति बढ़ी, और सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की, और सेना पर संपूर्ण एक तरह से पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मुमलकत का पद दे दिया। अब आप सोचिए दामाद बन गए तो शक्तियां तो बढ़ ही जाएंगी। नसरुद्दीन के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया, जो बलबन का विरोधी था, और इसका नेता था इमादुद्दीन राय खान,
और 1253 में सुल्तान ने बलबन की जगह राय खान को वकीलकार नियुक्त किया, किंतु वह अधिक समय तक अपने पद पर न रह सका और 1254 में बलबन पुनः नायाब बन जाता है और 1265 तक इस पद पर बना रहता है। बलबन ने सुल्तान की छत, सुल्तान के पद का प्रतीक का प्रयोग किया और संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करने लगा और 1265 में सुल्तान की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन जाता है। तो समझ रहे, गयासुद्दीन बलबन आता है, फिर ये 1265 से लेकर 1287 तक रहता है। बलबन 20 वर्ष तक की वजीर की हैसियत से और 22 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया और इलवारी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने बलबनी नामक वंश की नींव डाली थी। और बलबन बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ा गया था और बगदाद में गुलाम के रूप में बेचा गया था। आपको बताया ना कि पहले भी इस तरह की खरीद बिक्री होती थी और ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने उसे खरीद तथा दिल्ली लाकर 1233 में इल्तुतमिश को बेच दिया था। अपनी योग्यता की से वह रजिया के समय अमीर ए शिकार, बहराम के समय आप देखेंगे अमीर ए आकुर और अमीर ए हाजिब आदि पद पर भी इसने रहा। नसरुद्दीन महमूद के समय नायाब बना और 1265 में सुल्तान की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन जाता है। क्या बन जाता है? खुद राजा एक तरह से सुल्तान बन जाता है। बलबन के समय सबसे बड़ी कठिनाई सुल्तान की प्रतिष्ठा नष्ट होना था। उसने शक्ति का केंद्रीकरण करना आरंभ कर दिया और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल तुर्कान ए चहल गानी को समाप्त कर दिया। जो 40 एक तरह से 40 तुर्कों का एक सरदार का एक दल होता था ना, उसको भी उसने समाप्त कर दिया। विरोधी अमीरों का इसने दमन कर दिया। उसने राजत्व का नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया और सुल्तानों की प्रतिष्ठा की स्थापना की और आंतरिक विद्रोहों के अंतर्गत मेवातियों का दमन किया। द्वाब की जनता को अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। रोहेलखंड क्षेत्र में कटहरों का दमन किया। बंगाल की तोगरिल खा का दमन किया। इस तरह अपनी आंतरिक समस्या को सुलझा लिया इसने। किसने? बलबन ने। फिर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए एक निश्चित योजना बनाई इसने। दीवान ए अर्ज, इस सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया और इमाद उल मुल्क को इस पद पर नियुक्त किया। एक क्वेश्चन से भी कई बार पूछ लेता है, दीवान ए अर्ज क्या होता था? तो सैन्य विभाग था उस समय। सीमा क्षेत्र में किलों का पुनर्निर्माण करवाया और नवीन चौकियों की स्थापना की। अपने पुत्र शाहजादा मोहम्मद को यहाँ नियुक्त किया। सैन्य विभाग में भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास किया इसने। वृद्ध एवं दुर्बल सैनिकों को पेंशन देकर उनकी एकताओं का पुनर्ग्रहण करने के आदेश दिए और किंतु बाद में उसे आदेश को वापस भी ले लिया। गुप्तचर विभाग का गठन किया और आप समझिए कि किसी भी शासन को, किसी भी सरकार को चलाने के लिए गुप्तचर विभाग ही सबसे मुझे लगता है बेहतर रहता है। वो आप देखिए सभी पर निगाहें रखे रहता है कि कोई आप सोचिए षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो इसने एक काम और किया कि गुप्तचर विभाग का गठन कर लिया। प्रत्येक एकता व जनसाधारण के बीच गुप्तचर बरीद नियुक्त किए गए। गुप्तचर को बरीद कहते थे। अपने विरोधियों के प्रति एवं सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई। बलबन ने अपनी मृत्यु से पूर्व शाहजादा मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। कब? 1287 में। बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था ये भी जान लीजिए। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की थी और राजत्व संबंधी अपने विचारों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया इसने। उसके राजत्व का स्वरूप फारसी राजत्व से लिया गया था और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। और बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। तो प्रथम तो सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया और आप सोचिए कि इस तरह की अगर धारणा बना दी जाती है जनता में तो वो जनता उसे भगवान समझने लगती थी सुल्तान को। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना। और बलबन ने अपने ही फिरदौसी के शाहनामे में वर्णित अफरासियाद का वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। उसने सिजदा पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू कर दिया, यानी कि सिर झुकाना, पांव पोंछना। ठीक है, मूलतः ईरानी थी और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त उसने ईरानी त्योहार नवरोज का आरंभ किया। जो नवरोज आप देखते हैं ना, ये इसी के समय हुआ। बलबन ने राजत्व को शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए कुलीन अर्थात विदेशी मुसलमानों और आकुलिनी अर्थात भारतीय मुसलमानों के बीच भेद किया। उच्च पदों पर केवल कुलीन व्यक्तियों को ही नियुक्त किया और इस संबंध में उसका कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है।
एक स्वयं संपूर्ण राजसी वैभव के साथ दरबार में उपस्थित होता था और हमेशा गंभीर मुद्रा में रहता था। भयानक अंगरक्षक हमेशा नंगी तलवार लेकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए उसके साथ चलते थे। उसने अपने पौत्रों का नाम भी फारसी सम्राटों की भांति केकुबाद, के खुसरो और क्यूमर्स रखे और उसने अपने सिक्कों पर खलीफा नामक नाम अंकित करवाया और खुतबे में उनका नाम भी शामिल किया। फिर आप देखेंगे इस प्रकार अपने सिद्धांतों द्वारा बलबन ने राज्यत्व के आधार को मजबूत किया और जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। उसने राज्यत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। फिर आप देखेंगे केकुवाद आता है। केकुवाद एवं क्यूमर्स 1287 से 1290 की बात है। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने अपने पौत्र के खोसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रचकर के खुसरव को मुल्तान की सूबेदारी देकर उसे वहां भेज दिया गया और बुगरा खां बलबन का छोटा पुत्र के रूप में केकुवाद को सुल्तान बनाया। केकुवाद के समय आप देखेंगे शासन की पूरी बागडोर निजामुद्दीन फखरुद्दीन का दमाद के हाथ में थी और निजामुद्दीन दिल्ली का केवल दादबेग नगर का अधिकारी था, परंतु वह नायबे ममलकात बन गया और अपने पिता बोगरा खां बंगाल की सलाह पर केकुबाद ने निजामुद्दीन को मुल्तान जाने को कहा, किंतु उसने टाल मटोल किया तो उसे विष दिलवाकर मरवा डाला और अब शासन तत्ता 2 तुर्क सरदारों मलिक कच्छन और मलिक सुरखा के हाथों में चली गई थी। फिर आप देखेंगे केकुबाद ने समाना से मलिक फिरोजी खिलजी, बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया और उसे बरन बुलंद शहर का राज्यपाल और आरिज ममालिक नियुक्त कर दिया और शाइस्ता खां की उपाधि भी इसे दी और इसने तुर्क सरदार नाराज हो गए और वे केकुबाद से बदला लेने की सोचने लगे और इसी बीच आप देखेंगे केकुबाद को लकवा मार गया। तुर्की सरदारों ने अवसर का लाभ उठा के केकुबाद के 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स शमसुद्दीन द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। विरोधी सरदारों को समाप्त कर जलालुद्दीन स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और परंतु 3 माह पश्चात जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करवा दी और दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करके खिलजी वंश नाम से नया राजवंश आता है। गुलाम वंश के बाद आप खिलजी वंश ही तो देखते हैं। आप सोचिए कि 6 साल की उम्र में आप सोचिए मार दिया जाता था उस समय सुल्तान के नाम पर कि एक तरह से ये बच्चा आगे चल के हमारे रास्ते में अड़चन डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना चाहिए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है क्यूमर्स। ठीक है, खिलजी वंश की बात करें तो ये 1290 से 1320 तक रहता है। खिलजी वंश का संस्थापक रहता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और इस वंश के कुल 4 शासक होते हैं, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। इन 4 को याद रखिएगा। 1290 से लेकर 1320 तक रहते हैं, यानी कि 30 वर्षों तक ये शासन करते हैं। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश का शासन सबसे कम समय तक रहता है। किसका? सबसे कम समय तक रहता है। और खिलजी वंश की स्थापना से दिल्ली सल्तनत में अनेक सामाजिक आर्थिक बदलाव के साथ साथ भारत के तत्कालीन राज्य एवं राजनीति के स्वरों में भी परिवर्तन हुए। इन दूरगामी परिवर्तनों के कारण मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति भी कहा है। क्या है? अब बदलाव होगा तो क्रांति तो हो गई है। खिलजी क्रांति की बात करें तो खिलजी वंश के शासकों को सर्वमान्य रूप से स्वीकृति नहीं मिली थी। तुर्की अमीर उन्हें निम्न अफगान मानते थे, निम्न जाति का मानते थे, परंतु खिलजी तुर्क थे और एवं अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में रहते थे। अफगानी परंपराएं अपनाने के कारण उन्हें अफगान समझा जाता था। खिलजी क्रांति भारत में मुस्लिम राजत्व के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इसका महत्व केवल वंश परिवर्तन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बलबन द्वारा स्थापित राज्य व्यवस्था के विपरीत यह एक नए युग का आरंभ था। और बलबन काल के हिंसात्मक तरीकों के विपरीत खिलजी क्रांति ने शाही रक्त की तुलना में सर्वसाधारण कि जनमत का अधिपत्य स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया कि गद्दी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अधिकार कर सकता है जिससे ने अपने हाथों में रखने की शक्ति व योग्यता हो। और इसके विपरीत खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा भी आरंभ की। अब सोचिए आप लोग कि हमारे ही देश में राज कर रहे हैं, यहीं से वो नियुक्तियां कर रहे हैं उच्च पदों पर भी। कुलीनता के सिद्धांत के स्थान पर प्रतिभा को अधिक महत्व दिया। अब आप देखिए कि एक तरह से कहने का मतलब है जिसके पास प्रतिभा है वही आगे बढ़ पाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से पृथक करने का प्रयास किया।
पहले आप देख रहे हैं कि धर्म से जुड़ी रहती थी राजनीति। साम्राज्यवादी युग की शुरुआत की, सल्तनत का विस्तार किया। सल्तनत के इतिहास में यह नए अध्याय का आरंभ होता है और इस सभी कारणों से खिलजियों द्वारा सत्ता पर अधिकार केवल केवल एक वंश परिवर्तन ही नहीं बल्कि एक व्यवस्था की समाप्ति और तथा एक भिन्न व्यवस्था के आरंभ का सूचक था। और इन परिवर्तनों के कारण मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति भी कहा है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं इसे, तो इन सभी पॉइंटों को लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी आता है, 1290 से 1296 तक रहता है। जलालुद्दीन खिलजी कबीले का तुर्क था जो अफगानिस्तान में निवास करते थे। उसके पूर्वज इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे और जलालुद्दीन ने बलबन के शासनकाल में अपनी सेवा आरंभ की और इसका राजनीतिक उत्कर्ष केकूबाद के समय हुआ। केकूबाद ने इसे समाना से बुलाकर आर्य जी ममालिक नियुक्त किया और शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। क्यूमर्स की हत्या करके 13 जून 1290 को केकूबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण खरी केलूगढ़ महल में अपना इसने राज्यरोहण करवाया। एक वर्ष तक वह वहीं रहा क्योंकि दिल्ली की जनता जलालुद्दीन का शासन स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। एक वर्ष पश्चात दिल्ली के कोतवाल और अन्य व्यक्तियों के आमंत्रण पर वह दिल्ली पहुंचा। फिर आप देखेंगे कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। जलालुद्दीन ने तुर्कों, गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को शासन में सम्मिलित कर भारत में मुसलमानी राज्य को एक विस्तृत आधार प्रदान करने का प्रयास किया और उसके अनुसार भारत का कोई भी राज्य सही अर्थों में इस्लामी नहीं हो सकता है। जलालुद्दीन स्वभाव से उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था और उसका उदार शासन दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है ने लगा और खिलजी सामंतों का युवा वर्ग उसकी उदार नीतियों से अप्रसन्न था, यानी कि खुश नहीं था। और उसकी सत्ता में संभालने के तुरंत बाद इलवरी सरदारों ने विद्रोह कर दिया मलिक छज्जू, लेकिन उसने उसका दमन करने के बजाय उन्हें क्षमा कर दिया। तो क्षमाशील भी व्यक्ति था, क्षमा भी कर देता था। साम्राज्य विस्तार में भी उसे विशेष सफलता नहीं मिली। हालांकि उसने रणथंभौर को जीता, भेलसा की विजय की, देवगिरी पर आक्रमण किया। मंगोल आक्रमणकारियों के साथ भी उसने संधि कर ली थी। उसने युवा सरदारों की आशा के विपरीत इलवरी सामंतों को आपदस्थ करने के प्रयास भी नहीं किए। इसके समय ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था इसने। और जलालुद्दीन की कमजोरी और आलोकप्रियता का फायदा उठाकर उसके भतीजा और दामाद अली गुरसप अलाउद्दीन खिलजी, ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, ने सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा और अलाउद्दीन खिलजी उस समय कड़ा क्षेत्र का प्रांतपति था, एक सफल सेनानायक था। उसने भेलसा, चंदेरी और देवगिरी अभियानों से काफी धन लूटा था। अली गुरसप के देवगिरी के आक्रमण के पश्चात जलालुद्दीन उससे मिलने कड़ा गया। वहां अली गुरसप ने उसका धोखे से वध कर दिया और 1296 में सत्ता पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था और उसने मलिक छज्जू को विद्रोह करने के बावजूद भी क्षमा कर दिया था। इस काल में 2000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए थे। नवीन मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए? नवीन मुसलमान कहलाए। फिर अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। इसका मूल नाम था अली गुरसास्प। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के भाई सिहाउद्दीन महसूद खिलजी का पुत्र था, यानी कि इसका भतीजा था जलालुद्दीन का। मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने के फलस्वरूप अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया। 1292 में भेलसा अभियान में सफलता के बाद उसे आर्य जी ममालिक के पद के साथ अवध की सूबेदारी भी से दी गई। अलाउद्दीन द्वारा द्वितीय देवगिरी अभियान में अपार संपत्ति भी प्राप्त की इसने, जिसके फलस्वरूप उसने अपने चाचा का तख्ता पलटने का मंसूबा भी बनाया और 17 जुलाई 1296 में जलालुद्दीन की हत्या के बाद स्वयं वहां का सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। तो एक समय आप सभी जानते हैं कि उस समय पिता की हत्या कर दी जाती थी शासक बनने के लिए। कई शासकों के बारे में आप जानते हैं। फिर आप देखते हैं कि उसका पुत्र आता था तो उसकी हत्या कर देता था, फिर उसका पुत्र उसकी हत्या कर देता था।
तो मुझे लगता है कि सुल्तान या शासक बनना ही, राजा बनना ही मुख्य रहता था उनका उद्देश्य। ठीक है, इसके लिए किसी भी हद तक जाना स्वीकार रहता था। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन के सामने अनेक कठिनाइयां थीं। जलालुद्दीन का वध करने के कारण प्रजा उससे घृणा करती थी। अनेक जलाली सरदार उससे असंतुष्ट भी थे। दिवंगत सुल्तान का पुत्र अरक लीखा मुल्तान का प्रांतपति था। मंगोल एक अन्य समस्या थी। पंजाब में खोखरों का विद्रोह जारी था। अनेक स्वतंत्र पड़ोसी राज्य सल्तनत की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। पूर्व में लखनौती स्वतंत्र हो गया था और ऐसी स्थिति में शासन को व्यवस्थित करना और सल्तनत के प्रति सम्मान उत्पन्न करना अलाउद्दीन के लिए आवश्यक था और यही सबसे बड़ी समस्याएं थी। सुल्तान बनने के बाद आप देखेंगे अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली खां सहित उसके परिवार के समस्त सदस्यों का कत्लेआम किया, मार दिया। तदुपरांत उसने बलबनी और जलाली अमीरों को जड़मूल नष्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का शासक रहा होगा। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत, इसे भी देख लीजिए। अलाउद्दीन के लिए एक निरंकुश शासक था, इस पर किसी का अंकुश नहीं था। वह पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था। उसका राजत्व सिद्धांत मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित था: शासन की निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्करण और साम्राज्यवाद। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने अलाउद्दीन के शासन को न्याय संगत बनाने, ऊंचा उठाने का प्रयत्न भी किया। अलाउद्दीन ने बलबन द्वारा प्रस्तुत निरंकुशता के सिद्धांत को और प्रबल बनाया। बलबन ने शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था, परंतु अलाउद्दीन के अनुसार सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित है और जिसका शासक अपनी शक्ति से सत्ता प्राप्त करता है, ना कि ईश्वर की अनुकंपा से। अलाउद्दीन सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राजनीति को धर्म से पृथक किया था, अलग कर दिया था और उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने शासन में ना तो इस्लाम धर्म के सिद्धांत का सहारा लिया, ना ही उलेमा वर्ग से सलाह ली और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था और उसने शरीयत के संबंध में काजी मुगीस से कहा था कि मौलाना मुगीस, मैं नहीं जानता कि शरा के अनुसार क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य के लिए कुछ भी आवश्यक समझता हूँ उसका आदेश देता हूँ। अलाउद्दीन ने यामीन उल खिलाफत, नासिर अमीर उल मोमिनीन और खलीफा का नायाब की उपाधि भी धारण की हुई थी। खजाइन उल फुतुब में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियों से भी विभूषित किया था इसने। और आप देखिए कि एक तरह से आप लोगों को हमारे देश में जो ऐतिहासिक मूवी बनती है ना, इतिहास पर मूवियाँ बनती है ना, वो आप देखते हैं कि उनका बड़ा पता नहीं किस तरह की बना दी जाती हैं। वरना आप सोचिए जो भी हॉलीवुड की मूवियाँ रहती हैं उसमें काफ़ी हद तक उनका इतिहास उसमें दिखता है, देखने को मिलेगा। और हमारे देश में आप देखिए कि जब तक मूवी में मिर्च मसाला ना हो वो मूवी ही नहीं चलती है। आप समझ रहे हैं, लोग देखने ही नहीं जाएंगे अगर असली इतिहास पर बना दी जाए। तो यही विडंबना कहिए, जो भी कहना है आपको। तो अगर अलाउद्दीन भी देखी होगी आप लोगों ने, तब भी आप देख रहे होंगे उसमें मिर्च मसाला डाल दिया जाता है। बर्नी के अनुसार उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और बर्नी के अनुसार उसने एक नए धर्म की स्थापना की थी, विश्व विजय की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी इसने। तो इसे आप लोग सिकंदर द्वितीय भी कहते हैं। परंतु काजी अलाउल मुल्क के सुझाव पर अपनी दोनों योजनाएं त्याग दी थी। अलाउद्दीन यह समझता था कि उसका राजत्व जनता के स्नेह और भक्ति के बिना संभव नहीं है। उसे अपने राजत्व को जनता की दृष्टि में पवित्र और न्याय संगत बनाया था और जनता द्वारा राजत्व की वैधानिकता को मान्यता दिलाना भी आवश्यक था। इस कारण जन कल्याण ही शासक का कर्तव्य बताया। अलाउद्दीन के शासनकाल में विद्रोह भी हुए। इसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए। नव मुस्लिमों का विद्रोह, अकद खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहों का दमन किया और विद्रोह उन्मूलन के लिए उसने निम्न उपाय किए। उसने इसे हेतु 4 अध्यादेश जारी किए: धनी व्यक्तियों से उनकी संपत्ति छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन करना, मद्य निषेध को लागू करना, अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों का पर प्रतिबंध इसने किया। तो ये भी याद रखिएगा। अध्यादेश आप सोच रहे हैं, हमारे देश में अभी आप देखते हैं राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है।
जब आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा ना चल रही हो तो वो एक तरह से अध्यादेश जारी करते हो। इस अध्यादेश में याद रखिए उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कानून होता है, बस आगे चल के इसे लोकसभा राज्यसभा में पारित करवाना होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अलाउद्दीन का ये आप देखिए खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था, इतने बड़े शासन कर रहा था। अफगानिस्तान, गजनी, और ये आप लाहौर हो गया, कश्मीर, वैशाली का है दिल्ली, माफ करिए दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी अभियान, इस तरफ आप देख रहे हैं, होयसल और मलिक कफूर के दक्षिणी अभियान है। तो इस तरह से आप देखिएगा इस क्षेत्र में पूरा क्या था, इसका शासन था, एक बड़ा क्षेत्र पर शासन कर रहा था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उत्तर भारत में इसे क्या कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, सीधी सी बात। ठीक है, इसने दक्षिण पर भी कई बार आक्रमण किए, ये दिखाई भी दे रहे होंगे आप लोगों को। तो ये आप लोग एक सामान्य जानकारी के लिए मैप मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए। मैप का सहारा लेकर आपको पढ़ना भी चाहिए, नहीं क्या पढ़ना है चिड़िया, पढ़ना चाहिए, समझ रहे। अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण भी हुए। सल्तनत काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। उसके दो सेनापति उलूग खां और जफर खां ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, और इसमें जफर खां मारा गया था। और मंगोलों का पहला आक्रमण 1297-98 में ट्रांस अक्सियाना के शासक दावा खां के सेनापति कादिर खां ने किया था। और इसके अतिरिक्त इस काल में मंगोलों के अन्य आक्रमण सल्दीक का आक्रमण 1299 में, कुतलुग ख्वाजा का आक्रमण 1299 में, तारगी का आक्रमण 1303 में, अली बेग और तरतात का आक्रमण 1303 में, कुबाक ताइवू इकबालमंद का आक्रमण 1306 में हुआ। अलाउद्दीन ने मंगोलों के नियमित हमलों का सामना करने के लिए सीमावर्ती किलों और दिल्ली के किलों की मरम्मत के अलावा और नए किलों का निर्माण कराया। उसने मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा के लिए श्रीनगर की स्थापना की, और उसने श्री दुर्ग का निर्माण भी करवाया। किलों को योग्य और कुशल अधिकारियों के अंतर्गत रखा, और मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति भी अपनाई थी इसने। तो ये भी याद रखिएगा। साम्राज्य विस्तार की बात करें अगर, तो उत्तर भारतीय राज्यों के प्रति जलालुद्दीन की नीति विस्तारवादी थी। इस नीति के अंतर्गत उसने इन राज्यों को विजित कर उन्हें अपने अधीन बना लिया था। अलाउद्दीन द्वारा उत्तर भारतीय राज्यों पर आक्रमण कर का क्रम इस प्रकार है। गुजरात में 1297 में, रणथंभौर में 1301 में, चित्तौड़ में 1303 में, मालवा में 1305 में, सिवाना में 1308 में, जालौर में आप देखेंगे 1311 में। तो ये भी याद रखिए। अलाउद्दीन ने गुजरात के शासक रायकरण बघेल को पराजित किया और गुजरात पर कब्जा कर लिया था। रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव को पराजित किया था इसने। 1303 में चित्तौड़ के शासक रतन सेन को भी पराजित किया था, और मुझे लगता है इस मूवी में आप लोगों ने इन्हें देखा भी होगा। इसमें पद्मावत मलिक मोहम्मद जारसी के अनुसार चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का उद्देश्य रानी पद्मिनी को प्राप्त कर मालवा पर नियंत्रण स्थापित करना था। फिर उसने जालौर, सिवाना आदि क्षेत्रों को भी जीता। फिर आप देखेंगे अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर देवगिरी पर 1306 से 1307 में मलिक काफूर के अधीन राजा रामचंद्र के विरुद्ध सेना भेजी थी। रामचंद्र पराजित हुआ और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन ने उसे उचित सम्मान दिया, और ताकि देवगिरी का उपयोग दक्षिण के अन्य राज्यों के विरुद्ध किया जा सके। उसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को भी पराजित किया था। उसने भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके माध्यम से अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों पर अपना अधिराज्यत्व का दावा थोप दिया था। दूसरी ओर अलाउद्दीन को नियमित आर्थिक आय भी प्राप्त होती थी, यानी कि टैक्स भी लेता था। अपने खजाने पर किसी प्रकार का दीवार डाले बिना उसने दक्षिण के अभियानों को पूरा किया, और 1311 में अलाउद्दीन ने कफूर के नेतृत्व में एक सेना द्वार समुद्र और मावर के विरुद्ध भेजी। दोनों स्थलों पर मुस्लिम सेना को अपार सफलता मिली। द्वार समुद्र होयसल राज्य की राजधानी थी। यहाँ का शासक वीर भल्लाल तृतीय था। द्वार समुद्र ने अधीनता स्वीकार की और बाध्य होकर उसे संधि करनी पड़ी। वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बाद में वह दिल्ली गया, और जहां अलाउद्दीन ने उसका सम्मान किया, उसका राज्य वापस भी कर दिया। फिर द्वार समुद्र से काफूर पांड राज्य के लिए प्रस्थान किया, और उस समय पांड मदुरा राज्य में सुंदर पांड और वीर पांडे के मध्य आप देखेंगे
उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी कि कौन राजा बनेगा, एक तरह से शासक बनेगा। काफूर ने सुंदर पांडे की सहायता की और वीर पांडे के विरुद्ध अभियान किया। मदुरा में काफूर ने काफी संपत्ति प्राप्त की और परंतु वीर पांडा को पकड़ने में असफल रहा। इस कारण पांडव राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की और धन की दृष्टि से यह सबसे सफल आक्रमण था। मलिक कपूर का दक्षिण में अंतिम अभियान देवगिरी के विरुद्ध था। 1323 में रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शंकर देव के विरुद्ध अभियान था और शंकर देव मारा गया और देवगिरी का अधिकांश भाग सल्तनत में मिला लिया गया था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था अगर आप देखें, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन की महत्ता सिर्फ उसके सैन्य अभियानों के कारण नहीं बल्कि उसके बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारित नीति के कारण भी है। उसके आर्थिक सुधारों के संबंध में लैन पूल ने अलाउद्दीन को मध्यकालीन इतिहास में राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित किया और कहते हैं कि अलाउद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था। पता है आपको, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख फिरोजशाही बरनी में मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाई नुल फुतो, ईसामी की फुतो और फुतो उस सलातीन और इब्न बतूता के रेहला से जानकारी प्राप्त होती है। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति सैन्य उद्देश्यों से प्रेरित थी, अब जबकि अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत नीति के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण एक प्रमुख तत्व था। अलाउद्दीन ने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे खाद्यान्न वस्तु, पशु, दासी आदि की सूची तैयार करवाई और इन वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए गए। आप समझ रहे हैं, अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के बाजार संगठित किए, उनके लिए आवश्यक अधिनियम भी बनाए। ये बाजार थे मंडी, गल्ला बाजार, सराय अदल, वस्त्र बाजार, घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार तथा अन्य वस्तुओं का बाजार। प्रत्येक बाजार का प्रबंधन करने के लिए अलग सहना नियुक्त किए जाते थे, एक तरह से अधिकारी आप लोग मान लीजिए। मंडी में अनाजों की खरीद बिक्री होती थी और इसके मूल्य निर्धारण थे। भाव की स्थिरता इस युग की अद्भुत घटना है, यानी कि भाव तय होते थे, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिए जाते थे। प्रत्येक मंडी के प्रमुख अधिकारी सहनाई मंडी होता था और मंडी में अनाज की उपलब्धता के लिए द्वाब की समस्त खालसा भूमि का लगान अनाज के रूप में वसूल किया जाता था और सरकारी गोदामों में रखा जाता था। हेरा फेरी तथा काला बाजारी करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। आज भी आप देखिए हमारे देश में जितना कठोर दंड नहीं है उतना उस समय कठोर दंड हुआ करता था और कठोर दंड से बचने के लिए लोग कालाबाजारी भी नहीं करते थे। सराय ये अदल सरकारी धन से सहायता प्राप्त वस्त्र बाजार था। मुल्तान ने मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम धन दिया, यानी कि ऋण एक तरह से कहिए, जिससे वे अनंत माल खरीद कर नियंत्रित दरों पर सराय अदल में बेच सकें। वास्तव में ये व्यापारी सरकार के एजेंट थे और इस बाजार से संबंधित अधिकारी परवाना नवीस परमिट अधिकारी होता था जो कालाबाजारी रोकता था। इसके अलावा घोड़ों, दासों और मवेशियों का भी बाजार था। इसमें मूल्य वृद्धि की समस्या दलालों द्वारा उत्पन्न की जाती थी और अतः अलाउद्दीन ने दलालों को बाजार से निष्कासित कर दिया और प्रत्येक पशु, दासी की गुणवत्ता के आधार पर मूल्य निश्चित होते थे। फिर आप देखेंगे कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान-ए-रियासत नामक विभाग की स्थापना की। ये बाजार नियंत्रण से संबंधित थी, दीवान-ए-रियासत। और वरीद और मुनिहान जैसे गुप्तचरों की नियुक्ति कर बाजार व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखा। और अलाउद्दीन ने राशन प्रणाली की व्यवस्था की ताकि देश के किसी स्थान पर अकाल इत्यादि के समय अनाज की कमी ना हो और इसकी पूर्ति के लिए सरकारी गोदाम भी बनाए। इस प्रकार की व्यवस्था अलाउद्दीन का नवीन प्रयोग था। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को सहना या फिर बाजार अधीक्षक नियुक्त किया था, तो जनता के बारे में भी सोचता था कि अकाल ना पड़े, उसकी परेशानी ना हो जनता को। हमारे देश में भी तो आप देखते हैं कि स्टॉक रखा जाता है कि कभी अगर आप देखिए कि भुखमरी हो रही है, खाद्यान्न बर्बाद हो गया है, फसलें बर्बाद हो गई, तो उस समय आप देखें इनसे कम से कम भरपाई की जा सके, जनता भूखे ना रहे। अलाउद्दीन की कर प्रणाली, तो आप देखेंगे अलाउद्दीन ने उपज का 50% कितना 50% भूमि कर लिया। अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया और अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। मसाहत
मापन पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था, यानी कि कर टैक्स की बात हो रही है। राजस्व नगद और अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था, अनाज के रूप में भी और नगद रूप में भी। राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर, घरी कर, चराई कर, दुधारू पशुओं पर भी लगाए, और करी या कर ही एक अन्य कर था। इसके अतिरिक्त जजिया गैर मुसलमानों से स्त्रियों, बच्चों और अपंगों को छोड़कर इन्होंने जजिया कर भी लगाया। जकात ये धार्मिक कर मुसलमानों से संपत्ति का 40वां भाग लेते थे। खोम्स यह युद्ध की लूट का भाग था, और 1/5वां भाग राज्य और 4/5वां भाग सैनिक को मिलता था। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए 4/5 भाग राज्य अपने पास रखा और 1/5वां भाग सैनिकों को दिया। अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेशों की खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। खालसा भूमि से लगान राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। अलाउद्दीन ने राज्य व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए नए विभाग दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन ने ना तो मुक्ता प्रथा समाप्त की और ना ही खूती प्रथा, जमींदारी प्रथा। उसने केवल स्वामियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने प्रारंभ की। सैनिक सुधार की देख लीजिए, अलाउद्दीन के समय सैनिक सुधार किस तरह से हुआ। दिल्ली सुल्तानों के में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना की। फरिश्ता के अनुसार उसकी विशाल सेना में 4,75,000 अश्वरोही और होते थे, बड़ी सेना होती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल सैन्य वर्गीकरण को सल्तनत की सेना में पूर्णतः क्रियान्वित किया और सेना की इकाइयों का विभाजन 100, 1000 और 10,000 पर आधारित था, जो मलिकों, खानों और अमीरों व सिपाही सलाहकारों के अंतर्गत थे। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, यानी कि कम से कम लिखित प्रमाण पत्र तो होने चाहिए कौन सैनिक क्या है, समझ रहे हैं आप लोग। और निश्चित करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुर्तब कहा जाता था और 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तोमन कहते थे। क्या तोमन कहा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला वह पहला सुल्तान था। उसके समय में सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री आरेज ए मुमालिक द्वारा की जाती थी। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के वेतन में कमी करके मूल्यों को बढ़ने से रोकना था, और इस व्यवस्था से कम वेतन पर एक बड़ी सेना की स्थापना करने में अलाउद्दीन सफल भी रहा। क्या रहा? वो सफल भी रहा। फिर आप देखेंगे कि सफलता इसने प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी का अगर मूल्यांकन आपको देखना है तो मध्य युग के शासकों में एक महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन, और अपने जीवन में शासन और साम्राज्य विस्तार में अलाउद्दीन की सफलता अद्वितीय थी। अलाउद्दीन साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत तक अपनी विजय का पताका फहराया। वह एक शक्ति संपन्न शासक था। उसने सुल्तान की निरंकुशता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। वह एक महान शासक प्रबंधक था। उसे शासन की नवीन कार्यों और नवीन पद्धतियों को आरंभ करने का श्रेय भी जाता है। उसने एक शक्तिशाली सेना का भी संगठन किया। केंद्र पर एक विशाल स्थायी सेना की नियुक्ति की। घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया लिखा जाना आदि नवीन योजनाएं भी बनाई। भूमि की पैमाइश, बाजार नियंत्रण व्यवस्था आदि उसी के शासनकाल की विशेषता थी। अलाउद्दीन खिलजी के शौर्य की चर्चा जोधपुर से प्राप्त एक संस्कृत शिलालेख में की गई है। उसमें वर्णित है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। हालांकि सुल्तान के समकालीन अमीर खुसरो एवं परवर्ती इस्लामी विद्वानों ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महान निर्माता और विद्या प्रेमी था। उसने सीरी का किला, 1000 खंबा महल, अनेक तालाब और सराएं भी बनवाई। कुतुब मीनार के निकट उसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना भी रहता है। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी नामक विद्वानों को संरक्षण भी दिया। इसके दरबार में भी रहे। अपने अंतिम दिनों में अलाउद्दीन एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया और उस समय मलिक कपूर ने दरबार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और 4 जनवरी 1316 में को अलाउद्दीन का जलोदार रोग वर्णी के अनुसार निधन हो गया। उसे दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफनाया गया। शहाबुद्दीन उमर और मलिक काफूर का शासनकाल। अलाउद्दीन की मौत के बाद आप देखेंगे तत्काल बाद मलिक कपूर ने अल्पवयस्क
शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया और उसने स्वयं संरक्षक बन गया। शहाबुद्दीन उमर अलाउद्दीन की पत्नी सत्य माफ करी झत्त पाली रामदेव की पुत्री था, का पुत्र था। उसका राज्यरोहण एक षड्यंत्र का परिणाम था। अलाउद्दीन के एक और पुत्र मुबारक खां को बंदी बना रखा गया। मलिक कफूर ने मुबारक खां को अंधा बनाने के लिए अंगरक्षक भेजे और किंतु मुबारक खां ने अलाउद्दीन के परिवार के प्रति अपनी दायित्व का बोध करवाकर उन्हें कुछ धन देकर अपने ओर कर लिया। उसी रात सैनिकों ने वापस जाकर मलिक कफूर का वध कर दिया, हत्या कर दी। और मलिक कफूर की हत्या के बाद आप देखेंगे अमीरों ने मुबारक खां को सुल्तान शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक नियुक्त किया। कुछ समय बाद मुबारक खां ने शहाबुद्दीन उमर को अंधा करवा कर ग्वालियर के दुर्ग में डलवा दिया और तथा स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण की इसने। फिर आप देखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक खिलजी, ये 1316 से 1320 तक रहता है। यह 1316 में गद्दी पर बैठता है और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। क्या था? प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में गुजरात में विद्रोह हुआ है जिसे आइनुल मुल्क ने दबा दिया था। किसने? आइनुल मुल्क ने दबा दिया था। और 1317 में देवगिरी की पुनर्विजय की इसने। और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कभी कभी यह दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर और कभी कभी नग्न होकर दरबार में के बीच दौड़ा करता था। मुबारक के वजीर खुसराव शाह जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की और उसने शत्रुओं से ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। और सितंबर 1320 में इंद्रप्रस्थ के निकट गाजी मलिक ने आप देखेंगे कि खुसराव शाही को परास्त कर दिया और उसकी हत्या कर दी। सितंबर 1320 में गाजी मलिक, किसने? गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठता है। आप लोग गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि तुगलक वंश आ जाता है और तुगलक वंश रहता है 1320 से लेकर ये रहता है आपका 1414 तक, ठीक है। और तुगलक वंश की स्थापना आपको मालूम होना चाहिए गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। और इस वंश में 8 शासक हुए। कितने शासक हुए? 8 शासक हुए। और इन 8 शासकों ने आप देखेंगे 94 वर्षों तक शासन किया। एक लंबे समय तक आप देखिए इन्होंने राज किया। और दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। सबसे कम देखिए खिलजी शासकों ने कम समय तक शासन किया और सबसे ज्यादा किसने? तुगलक वंश के। और दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद। और मिर्जा हैदर ने तारीख रसीदी में तुगलकों को चगताई मंगोल भी कहा है। मार्को पोलो ने उन्हें मिश्रित जाति का बताया है। फरिश्ता ने उन्हें गयासुद्दीन का पिता मलिक तुगलक और बलबन का एक तुर्कदास था और उसकी माता स्थानीय जाट परिवार की स्त्री थी। अगर हम लोग गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसका समय रहता है 1320 से 25 तक, 5 साल। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में सिंहासन पर बैठता है और यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई और जिसे रस्मे मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा था। और गयासुद्दीन तुगलक ने आप देखेंगे 1321 में तेलंगाना अभियान राजधानी वारंगल किया इसने। यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने स्वयं को सल्तनत से अलग स्वतंत्र घोषित कर लिया था। गयासुद्दीन ने प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और यह सल्तनत में मिलाया गया दक्षिण का प्रथम राज्य था। फिर आप देखेंगे 1324 में जाजनगर उड़ीसा का सफल अभियान जूना खां के नेतृत्व में किया। किसके? जूना खां के नेतृत्व में। और आप देखेंगे राजमुंदरी अभिलेख में जूना खां उल्गू खां को दुनिया का खान कहा गया है, तो ये भी याद रखिए। मालिक सादी के नेतृत्व में गुजरात का सफल अभियान किया गया। और गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान था बंगाल में फैली अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए था। वहां नसरुद्दीन को शासक नियुक्त किया इसने।
गयासुद्दीन के दक्षिण अभियान के तत्काल बाद शेर मुगल के नेतृत्व में मंगोलों का अभियान हुआ, जिसे विफल कर बहुत से मंगोलों को बंदी बनाया गया। किसानों की स्थिति और में सुधार करना, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, उसके प्रमुख दो उद्देश्य भी थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान और मंडी संबंधी नीति के पक्ष में वह नहीं था। उसने मुकद्दम तथा खूंटों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया। ऋणों की वसूली बंद करवा दी। इसने क्या करवा दी? बंद करवा दी, यानी कि जनता के लिए सोचता था। भू राजस्व की दर इसने 1/3 किया गया, 1/3 भाग। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, यानी कि किसानों के बारे में भी सोचता था। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग और चेहरा प्रथा को प्रभावशाली ढंग से इसने लागू किया। उसने डाक व्यवस्था श्रेष्ठ की। तो आप सोचिए, हमारे देश में जो डाक व्यवस्था देखते हैं ये फौरन पुरानी रही है। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता को भी आधार बनाया, ताकि इजारेदारी को भी समाप्त किया जा सके। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा है कि दिल्ली बहुत दूर है। सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था और बंगाल विभाजन से वापस लौटते हुए स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर में के गिरने से मार्च 1325 में उसकी मृत्यु हो गई और तुगलकाबाद में उसे दफनाया गया। कहा जाता है कि यह एक षड्यंत्र था। क्या था? षड्यंत्र था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। उसने दुर्ग का निर्माण भी किया और वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ भी उसके मकबरे के निर्माण से प्रारंभ हुआ। और तुगलकों के स्थापत्य की नवीन विशेषताएं जैसे ढलानदार दीवारें, ऊंचाई पर निर्माण और विशालता का आभास उसकी इमारतों की विशेषता थी। ये लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, और ये 1325 से 1351 तक रहे। कब तक? 1325 से 1351 तक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक की उपाधि इसने ग्रहण कर 1325 में गद्दी पर बैठा। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी फारसी का महान विद्वान और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न धाराओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। उसका नाम कई संज्ञाओं से जुड़ा गया, जैसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी। उसके व्यक्तित्व के बारे में विद्वानों में मतभेद है। एली फेंस्टन ने यह मत व्यक्त किया है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, जबकि डॉक्टर ऐश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। तो आप देखिए, कुछ विद्वान उसे पागल ठहरा रहे हैं, कुछ उसे विद्वान ठहरा रहे हैं। मोहम्मद तुगलक धर्म और दार्शनिक मामलों में तार्किक बुद्धिवादी था। हिंदू योगियों व जैन संतों से परिचर्चा करने में वह अकबर का अग्रगामी था और उसके उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें खुद जैन परंपराओं में मिलता है, और जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत भी किया था। कहा जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुक्ता होली में भाग लेता था। वह पहला सुल्तान था जिसने अजमेर जाकर महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। उसने गुजरात में जैन मंदिरों को अनुदान दिया। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण भी करवाया। एक कह सकते हैं आप लोग धर्मनिरपेक्ष शासक था। फिर आप देखेंगे मोहम्मद तुगलक ने भी अलाउद्दीन की भांति धर्म को राजनीति से पृथक रखा। उसने रूढ़िवादी मुस्लिम उलेमाओं के राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित करने और राज्य की धार्मिक समस्याओं का धर्मनिरपेक्ष ढंग से निदान करने का प्रयास किया। वह भारत की भौगोलिक राजनीतिक एकता का बहुत बड़ा हिमायती था, इसलिए वह उत्तर और दक्षिण के मध्य विद्यमान सभी राजनीतिक सांस्कृतिक अवरोधों को तोड़ देना चाहता था। और इसके समकालीन विद्वानों ने उसे अपने युग का एक महान आश्चर्य बताया, अपने युग का महान आश्चर्य। तो ये भी कहानी है इनकी। और उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्यों को भी अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं, इसने तो और बड़े क्षेत्र पर शासन किया। और यहाँ आप विजयनगर तक चले जाइए आप लोग नीचे, एक भारत के सबसे बड़े आप देखिए क्षेत्र है लगभग। मोहम्मद बिन तुगलक एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न शासक था। यह जनहित और राज्य की समृद्धि के लिए सदैव नई योजनाएं बनाता था
और उसकी इन योजनाओं का उल्लेख इतिहासकार बर्नी ने किया है। दोआब में कर वृद्धि 1325 की बात है, राजधानी परिवर्तन 1326-27 की बात है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान इसने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकोष में वृद्धि के लिए दोआब क्षेत्र में 5 से आप देखेंगे 10% तक वृद्धि की, किंतु इसके विरोध में किसानों ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान को अपनी योजना को वापस लेना पड़ा। इस योजना की असफलता के कारण अकाल की स्थिति के दौरान अधिकारियों द्वारा कठोरतापूर्वक कर वसूली के कारण व्याप्त असंतोष था। बाद में सुल्तान ने समस्या के समाधान के लिए किसानों को ऋण, बीज आदि उपलब्ध करवाए, परंतु इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि ये सहायता कार्य काफ़ी देर से किए गए थे। और फिर आप देखेंगे द्वितीय योजना के तहत अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, पहले दिल्ली हुआ करती थी तो देवगिरी ले गया ये, उसका नाम दौलताबाद रखा इसने। और इस राजधानी परिवर्तन के कारणों के संदर्भ में विभिन्न मत हैं। बर्नी कहता है कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था और अतः सुल्तान ने कुशल शासक संचालन के लिए एक कार्य किया। वहीं इब्न बतूता और इस ईसामी के अनुसार वह दिल्ली के नागरिकों को दंड देना चाहता था क्योंकि वे उसे असम्मान पूर्वक पत्र लिखते थे। ख्वाजा मेहदी हुसैन दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के को कारण मानते हैं। राजधानी परिवर्तन के कारणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि संभवतः मोहम्मद तुगलक दौलताबाद को सल्तनत की द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था और जिससे दक्षिण तक विस्तृत सल्तनत का प्रभाव प्रभावी तरीके से चलाया जा सके। इसके अतिरिक्त सुल्तान की मुस्लिम संस्कृति को विकसित करने की इच्छा को भी असंगत नहीं कहा जा सकता है। और इस प्रकार प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं के आलोक में राजधानी परिवर्तन को समझा जा सकता है। और सुल्तान की यह योजना भी असफल सिद्ध हुई और उसे जनता और अधिकारियों के विरोध के कारण पुनः 1335-37 में दिल्ली लौटना पड़ा। उसकी तीसरी योजना थी के अंतर्गत तुगलक ने मुद्रा प्रणाली को सुधारने की कोशिश की। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और जिसके तहत उसने कांसे या तांबे के सिक्के चलवाए और जिनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर होता था। यह कोई नवीन प्रयोग नहीं था। इससे पहले आपने देखा होगा कि मंगोल शासक कोबलई खान ने 1260 में कागज की मुद्रा का आरंभ किया था। 1294 में ईरान के काईवाकू नामक शासक ने भी सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी और इस योजना को लागू करने का कारण विश्व भर में चांदी की कमी होना था 14वीं सदी की। फलतः सुल्तान ने इस बहुमूल्य धातु को बचाने के लिए सांकेतिक मुद्रा जारी की और परंतु सुल्तान की यह योजना भी असफल सिद्ध हुई क्योंकि लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। लोगों ने चांदी के टंकों को सुरक्षित रख लिया और टकसालों में कांसे के सिक्कों को बनवाकर अपने कर दायित्व का निर्वाह किया। इस बारे में बर्नी का कथन है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। और आप देखेंगे सुल्तान ने यह योजना भी वापस ले ली और सभी तांबे के सिक्कों को उसने सोने व चांदी के सिक्कों में बदलने का निर्णय लिया, जिससे खजाने को बहुत क्षति भी हुई। तो इसने जितनी भी योजनाएं चलाई असफल हो रही हैं। मोहम्मद तुगलक ने खुरासान विजय की योजना बनाई और इसके लिए 3.70 लाख सैनिकों की भर्ती की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया, एक्स्ट्रा में वेतन भी दे दिया। परंतु मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन हो जाने से सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और इस तरह सुल्तान की प्रतिष्ठा गिरी और इस प्रकार कराचिल अभियान हिमालय की तराई के लिए उसने खुसरो मलिक के अधीन विशाल सेना भेजी। खुसरो मलिक सुल्तान की आज्ञा के विपरीत तिब्बत की ओर बढ़ गया और फलतः उसने सेना नष्ट हो गई और यह अभियान भी अधूरा रहा। तो यानी कि असफलताओं का इसे मुंह देना पड़ा। एक अन्य योजना के तहत मोहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए प्रयास किया। इसके लिए एक विशेष विभाग दीवान एक वही की स्थापना की। इसके अंतर्गत राजकीय कृषि फार्म का निर्माण किया और इस पर 70 लाख रुपए व्यय किए, किंतु अधिकारियों की अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण यह योजना भी असफल हुई। क्या हुई? असफल हुई। यह सब परियोजना इसलिए असफल हुई कि वे सही पद्धतियों और योग्य व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, किंतु उनकी असफलता के दायित्व से मोहम्मद तुगलक को मुक्त नहीं किया जा सकता। और क्योंकि यह सफल शासक वही होता है जो एक कुशल प्रबंधक भी होता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था। उसके साम्राज्य में 23 प्रांत थे जिनकी संख्या इस प्रकार थी: दिल्ली, देवगिरी, मुल्तान, कोहराम, समाना, सिविस्तान, उच्च, हांसी, सिरसा, मावर, तेलंगाना, गुजरात, बदायूं, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, कड़ा, मालवा, लाहौर, कालानौर, राजनगर, द्वार समुद्र। गयासुद्दीन तुगलक की भांति मोहम्मद तुगलक ने भी विजित प्रदेशों को सल्तनत में सम्मिलित करने की नीति अपनाई। उसके समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मोहम्मद तुगलक के समय अधिक 34 विद्रोह हुए
और जिसमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। विद्रोह प्रमुख विद्रोह थे दक्षिण में बहाउद्दीन गुरसब, मुल्तान में बहराम शाह किसलू, और बंगाल में आप देखेंगे ग्यासुद्दीन का विद्रोह था। 1335 में मावर में एहसान खां के विद्रोह से अमीरों द्वारा सुल्तान का खुला विरोध स्पष्ट हो गया, क्योंकि विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी वह भी विद्रोहियों के साथ खड़ी हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के ध्वंसावशेषों का पर 3 स्वतंत्र राज्य, एक तो विजयनगर साम्राज्य, ये 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य दक्कन में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में मदुरा की सल्तनत स्थापना हुई। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भी आया था। किसके? मोहम्मद तुगलक के। अपने शासन के अंतिम समय में जब सुल्तान गुजरात के विद्रोह को गोलचलकर विद्रोही सरदार तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा, तो मार्ग में भट्टा के निकट पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और यहीं पर सुल्तान की मार्च 1351 में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इब्न बतूता के बारे में बात करें तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। सुल्तान ने उसका खूब स्वागत किया और दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया और इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक रेहला अरबी भाषा में उल्लेख किया। इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के दरबार में 8 सालों तक रहा था। रेहला में कहीं कहीं सुल्तान के प्रति द्वेष के कारण अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण भी मिलता है। उसने अपने ग्रंथ में भारतीय फल फूल, जड़ी बूटियों और सड़कों की दशा, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला। उसने 1000 खंभों वाले दरबार व सुल्तान के महल का भी उल्लेख किया। दिल्ली को उसने इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग के सबसे बड़े नगर के रूप में वर्णित किया। चीन की यात्रा के वर्णन के समय भारतीय व्यापार पर भी प्रकाश डाला। सती प्रथा के प्रचलन की जानकारी भी रेहला से मिलती है। फिर आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक आता है, 1351 से 1388 तक रहता है। सैयद उस, इसकी उपाधियां थी ये, सैयद उस सलातीन और खलीफा का नायब। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। उसका जन्म 1309 में हो गया था। एक हिंदू माता बेबी जेला की गर्भ से हुआ था, जो अबोहर की भट्टी राजपूत रनमल की पुत्री थी। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मृत्यु के बाद एक गद्दी पर बैठा और मार्च 1351 में कुथट्टा सिंध में ही फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक संपन्न हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अगस्त 1351 में दिल्ली में उसका दोबारा राज्याभिषेक हुआ। तो याद रखिए, इसका दो बार राज्याभिषेक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रवेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे, उन्हें पुनर्विजित करने का भी उसने कोई प्रयास नहीं किया। फिरोज के अकुशल, ढीले प्रशासन, कमजोर विदेश नीति और दोषपूर्ण सैनिक संगठन के परिणाम स्वरूप सल्तनत का भी तेजी से पतन और विघटन हो गया। क्या हो गया? पतन, विघटन हो गया। फिरोज जिस समय गद्दी पर बैठा, शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। इसके लिए फिरोज ने कई कदम उठाए। प्रशासन के मामलों में फिरोज का दृष्टिकोण सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों तकावी को माफ कर दिया, दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक मानवीय बनाया और सुल्तान को भेंट देने की प्रथा समाप्त कर दी। उसने कर को धार्मिक और मजहबी स्वरूप प्रदान किया और कम से कम 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 करों, खराज, जकात और जजिया और खुम्स को आरोपित किया। अपने मजहबी उत्साह या धर्म निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात सिंचाई कर हाके सरफ भी लगाया। फिरोज ने भूमापन और वास्तविक उत्पादन के आधार पर कर वसूली की पद्धति का भी पूर्णतया त्याग किया। फिरोज तुगलक पहला सल्तनतकालीन शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया कि कितनी आमदनी होती है। ख्वाजा हिसामुद्दीन के एक अनुमान के अनुसार फिरोज सरकार की वास्तविक आय 6 करोड़ 75 लाख टंका थी, जबकि अकेले सेना मंत्री वजीर के पास 13 करोड़ टंका धन दौलत थी। तो अमीर हुआ करते थे। तुगलक वंश का शासनकाल वजाहत का चरमोत्कर्ष काल था और फिरोज के समय वजीर का पद
मकबूल खान जहां नायब वजीर का पद मलिक राजी और गाजी सहना को सर्वाधिक विभाग सौंपा गया था। फिरोज तुगलक ने राजद्रोह के लिए गंभीर दंडों की व्यवस्था का अंत कर दिया जो शरीयत में उल्लिखित नहीं था। इसने जागीरदारी प्रथा को पुनः आरंभ कर दिया। उसने सैनिक सेनापतियों और असैनिक पदाधिकारियों को जागीर के रूप में वेतन देने की प्रथा शुरू की। घूसखोरी को प्रोत्साहन दिया इसने। अफीफ ने लिखा है कि सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर दीवान अर्ज से अपने घोड़े को पास करवा सके। फिरोज का शासनकाल मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। जो भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं ना आज के समय में, तो आप देखते हैं चरम पर है। फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे की प्रथा में भी परिवर्तन किया। इसने शुक्रवार के खुतबे में पहले प्रचलित केवल शासक सुल्तान के नाम के साथ ही दिल्ली में के पूर्व सुल्तानों के नामों का भी उल्लेख किया। और फिर देखेंगे परंतु इन्हें इस खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं किया। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। फिरोज की दयालु प्रवृत्ति होने के कारण उसने जन कल्याण के लिए अनेक कार्य भी किए। दास विभाग, और इसमें आप देखेंगे दीवान बंदगान की स्थापना, रोजगार दफ्तर खोला, दीवान खैरात दान विभाग खोला इसने, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग भी, दारुल सफ़ा यानी खैराती अस्पताल आदि महत्वपूर्ण विभागों द्वारा जन कल्याण को प्रोत्साहन किया इसने। सांस्कृतिक उपलब्धि के तहत लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। तुगलक काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास फिरोज के काल में हुआ। और फिरोज ने आप देखेंगे 300 नए नगरों की स्थापना भी की। उसके द्वारा स्थापित प्रमुख नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। उसने आप देखेंगे मदरसे और मकतब बनवाए, जिसमें 1352 में दिल्ली में मदरसा ए फिरोजशाही प्रमुख था। मस्जिदों में काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी, कला मस्जिद प्रमुख थे। पुराने भवनों की मरम्मत भी इसने मरम्मत करवाई। इनमें दिल्ली का कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, शमसी तालाब, अलाई दरवाज़ा, इल्तुतमिश का मकबरा ये प्रमुख थे। ये सभी आप इसी के समय होता है। कृषि एवं सिंचाई के लिए फिरोज ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। फिरोज की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही में वर्णित है। उसके द्वारा बनवाई गई सबसे महत्वपूर्ण नहर उलूग खानी और राजवाही नहरें हैं। इसके द्वारा खुदवाई गई 5 प्रमुख नहरें थीं। प्रथम यमुना नदी के हिसार तक 150 मील लंबी उलूग खानी। द्वितीय थी सतलुज से घग्गर तक 96 मील लंबी राजवाही नहर। तृतीय थी सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक। चतुर्थ थी घग्गर से फिरोजाबाद तक। पंचम थी यमुना से फिरोजाबाद तक। अनेक शाही कारखाने 36 से स्थापित किए इसने शाही कारखाने, और जिसमें रकाब खाना, घोड़ों की साज, जमादार खाना, शाही वस्त्र निर्माण, आलम खाना, शाही पताका निर्माण प्रमुख। कारखाने 2 प्रकार के होते थे, एक तो रतीबी और गैर रतीबी। कारखानों का प्रबंध मुतशरीफ नामक पदाधिकारी करते थे। फिर उन्होंने दिल्ली के आसपास आप देखेंगे 1200 फलों के बगीचे लगवाए। उद्यानों से राज्य की आय 1,80,000 टंका थी। और फिर उन्होंने ताश घड़ियाल अथवा जल घड़ी का आविष्कार किया। अशोक के 2 स्तंभ क्रमशः टोपरा जिला अंबाला हरियाणा और मेरठ उत्तर प्रदेश से लाकर दिल्ली स्थापित करवाया था इसने। फिरोज ने शिक्षा और तथा साहित्य को संरक्षण भी दिया इसने। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लागू किया। जियाउद्दीन बर्नी और समस्त ए सिराज अफीफ को भी संरक्षण प्रदान किया। स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही की रचना की और इसके काल में फारसी भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। संगीत व औषधि आदि पर लिखी गई संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में सर्वाधिक अनुवाद फिरोज के काल में हुआ। कांगड़ा अभियान में फिरोज को 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। संगीत आधारित ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद इसके काल में हुआ। फिर आप देखेंगे फिरोज ने ससगनी 6 जीतल नामक चांदी का सिक्का भी चलाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने आद्रा यानी कि 1/2 और विक 1/4 नामक तांबा और चांदी निर्मित सिक्के भी चलवाए।
फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस्लामी कानून, शरीयत व उलेमा वर्ग को राज्य के प्रशासन में प्रधानता दी। यह भी उदारवादी सूफी संत अजोधन के फरुद्दीन गंज शंकर का अनुयायी था और किंतु धीरे धीरे धर्मांध हो गया था। और 1374-75 में वह बहराइच स्थित योद्धा संत सलार मसूद गांजी के मकबरे का दो बार दर्शन करने गया और उलेमा वर्ग के समर्थन को जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज तुगलक के शासनकाल में शांति और समृद्धि के लिए उत्तरदायी बताया। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। फिरोज स्वयं को खलीफा का नायाब घोषित करने वाला सल्तनत का प्रथम शासक था। उसने मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद की स्वीकृति एवं खिलत प्राप्त की। तो ये भी रहा है। सैन्य अभियान देखेंगे तो फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की विरासत के रूप में प्राप्त विस्तृत साम्राज्य पर नियंत्रण रखने में यह असफल रहा और उसके समय गुजरात और सिंध में विद्रोह हुए। बंगाल ने पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिरोज का कोई भी अभियान उसके साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि साम्राज्य के बचाव के लिए था। उसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए प्रयास किया, उसने और आगे बढ़ाने का कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो ये भी रहा। फिरोज ने सर्वप्रथम बंगाल और सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल पर प्रथम आक्रमण 1353 में किया और शमसुद्दीन इलियास शाह ने एक दाला के किले में शरण ली। सुल्तान अंततः किले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 में वापस दिल्ली आ गया और पुनः बंगाल पर अधिकार का प्रयास इसने 1359 में किया और वहाँ के तत्कालीन शासक शमसुद्दीन इलियास के पुत्र सिकंदर शाह ने से असफल होकर वापस आना पड़ा इसे। 1360 में बंगाल के द्वितीय अभियान के दौरान फिरोज ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक वीर भानुदेव तृतीय था। फिरोज ने उसे परास्त कर दिया और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया इसने। 1361 में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण कर वहाँ के शासक को परास्त कर प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। 1362 में फिरोज ने सिंध पर भी आक्रमण किया और यहाँ के जवाबवनियों से लड़ते हुए फिरोज की सेना 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसी रही। और इस साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज ने कोई बड़ी विजय नहीं की। और फिरोज ने समय 1376-77 में गुजरात का विद्रोह, 1377-78 में इटावा के मुकदमों का विद्रोह, कटेहर के राजपूत सरदार राय खरकू का विद्रोह, जुलाई 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर आप देखेंगे परवर्ती तुगलक शासक, ये 1388 से आप देखेंगे 1388 से 1413 तक रहते हैं। परवर्ती तुगलक शासकों में कोई ऐसा शासक नहीं था जो अपने पूर्वजों की विरासत की रक्षा कर सके। फलस्वरूप फिरोज तुगलक की मृत्यु 26 वर्षों के अंदर ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है और फिरोज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा और इसकी विलासी प्रवृत्ति के कारण असंतुष्ट सरदारों ने इसकी हत्या कर दी और फिरोज के पुत्र जफर खां के पुत्र अबू बकर शाह को गद्दी पर बैठाया। अबू बकर और मोहम्मद शाह के बीच सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया और 1390 में अबू बकर को हटाकर मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। और आप देखेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 के समय गुजरात और इटावा में विद्रोह हुआ। अधिक शराब पीने के कारण जनवरी 1394 में इसकी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। उसका अल्प शासनकाल उपद्रवों से भरा रहा और सिकंदर ने केवल 16 दिन शासन किया। कितना? 16 दिन। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कौन? नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। यही आपका नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासन था इसका शासक। इसके समय दिल्ली सल्तनत की सत्ता संकुचित होने लगी। नसरुद्दीन की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग्य पूर्वक कहते थे कि शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। नसरुद्दीन महमूद के समय इसके वजीर मलिक सरवर और ख्वाजा जहां मलिक उस सरक नाम के हिजड़े ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस समय फिरोजाबाद से फिरोज के पुत्र नुसरत शाह और नसरुद्दीन महमूद ने दिल्ली से एक साथ शासन किया। नसरुद्दीन महमूद के समय 1390 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ और फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की बची हुई प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तैमूर के वापस जाने पर अपनी वजीर मल्लो इकबाल की सहायता से नसरुद्दीन महमूद ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया
और मल्लू इकबाल की मृत्यु के बाद पुनः सुल्तान ने अफगान सरदार दौलत खां लोधी के को शासन की जिम्मेदारी सौंपी। और 1412 में आप देखेंगे कि क्या हुआ। 1412 में ये नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और 1413 में दिल्ली सिंहासन का सर्वसम्मति से सुल्तान दौलत खां लोधी को बनाया गया, परंतु खिलजी खान ने दिल्ली पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया और 1414 में सैयद वंश के नाम से एक नवीन राजवंश की स्थापना दिल्ली पर की गद्दी पर रही। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, तुगलक वंश हो जाता है आपका। अब हम लोग सैयद वंश के बारे में बात कर लेते हैं। इनका समय रहता है 1414 से लेकर 1451 तक रहता है इनका समय पीरियड। ठीक है, कितना? 51 तक एडी में। सैयद वंश के संस्थापक की बात करें तो खिलजी खान ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। और तैमूर के वापस जाते ही आप देखेंगे खिलजी खान ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ कर दिया। और 1414 में खिलजी खान ने दौलत खां लोधी को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और आप देखेंगे सैयद वंश की इन्होंने नींव रख दी थी। तो सल्तनत कालीन समस्त राजवंशों में खिलजियों के बाद सैयदों का शासनकाल सबसे कम रहा है। ये 37 साल तक रहते हैं, शासन करते हैं। और आप देखिए कि सबसे कम अगर आपसे पूछे तो खिलजी याद रखना है। सैयद वंश के समय दिल्ली की सत्ता 200 मील क्षेत्र तक ही सीमित रही है और इस वंश में कुल 4 शासक हुए। कितने? 4 शासक हुए। एक तो आप देखेंगे खिलजी खां। खिलजी खां ने आप देखेंगे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रियायत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अपने सिक्कों पर उसने तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट एवं राजस्व भेजता रहा और खुतबे में भी शाहरुख के नाम का भी उल्लेख किया और उसके प्रतिनिधि या डिप्टी के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। खिलजी खां की सत्ता केवल दिल्ली क्षेत्र, द्वाब और पूर्वी पंजाब तक ही सीमित था। अपने शासनकाल में उसे पड़ोसी शासकों एवं विद्रोही हिंदू शासकों व अमीरों से संघर्ष करना पड़ा। फिर मई 1421 में को खिलजी खां की मौत हो जाती है। वह जन कल्याणकारी कार्यों और प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण के कारण दिल्ली में लोकप्रिय भी रहा। एक तरह से आप कहिए कि अपने मालिक के प्रति वफादार कहिए आप लोग, कि सत्ता आने के बाद, शासन आने के बाद अपने मालिक को नहीं भूले। फिर आप देखेंगे इसमें मुबारक शाह आता है। ये 1421 से लेकर 1434 तक रहता है। इसने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए इसने। इसके शासनकाल में जसरत के नेतृत्व में खोखरों ने विद्रोह किया और मेवात, ग्वालियर, जौनपुर से संघर्ष किया। मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नामक नगर भी बसाया था। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को इसने संरक्षण भी प्रदान किया था। वह अपने ही रचे गए षड्यंत्र का शिकार बना और फरवरी 1434 में उसकी हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? इसकी हत्या कर दी गई। फिर आप देखेंगे मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आता है और ये 1434 से लेकर 43 तक रहता है। मुबारक शाह की हत्या के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठता है और इसके काल के प्रारंभिक वर्षों में सत्ता का वास्तविक नियंत्रण वजीर सरवर उल मुल्क के हाथों में रहा और इसका काल दरबार के आंतरिक षड्यंत्रों के बीच व्यतीत हुआ और जिससे अराजक व विघटनकारी शक्तियां मजबूत हुई और जिनसे आप देखेंगे वह निपट पाने में असफल भी, विफल भी रहा। ऐसे समय में पंजाब के गवर्नर बहलोल लोधी ने सैनिक सहायता प्रदान की और अन्यथा मालवा के शासक महमूद खिलजी का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और मोहम्मद शाह ने बहलोल का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाना की उपाधि से भी विभूषित किया था इसने। फिर आप देखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह। ये 1443 से लेकर 1451 तक रहता है। 1443 में मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है और यह सैयद वंश का अंतिम तथा सबसे अयोग्य शासक था। और इसके समय यह कहावत लोकप्रिय हो गई थी कि देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक है। और इसी के समय दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैयदों से निकलकर लोधियों के हाथ में जाती है और विद्रोहों और षड्यंत्रों से मुक्ति पाने में विफल होने के बाद पर आलम शाह बदायूं की अपनी व्यक्तिगत जागीर में चला गया और इससे बहलोल लोधी को सत्ता अधिकृत करने का अनुकूल अवसर प्राप्त हो गया और उसने आलम शाह को गद्दी में
हटाकर दिल्ली में लोधी राजवंश की स्थापना की। और लोधियों को आप देखेंगे तो इनका समय रहता है 1451 से लेकर 1526, जब तक पानीपत का पहला युद्ध नहीं होता है तब तक इनका शासन बना रहता है। तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोधी वंश अंतिम था और 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। और लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था और अफगानों का महत्व दिल्ली सल्तनत में 13वीं सदी के द्वितीय चरण में बढ़ा। और सर्वप्रथम लोधियों का महत्व सुल्तान नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 के शासनकाल में बढ़ा। और बहलोल लोधी के पितामह मलिक बहराम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत आए हैं। और बहलोल लोधी काला शाह का पुत्र था और अफगानों की राजनीतिक विचारधारा प्रजातांत्रिक थी और समस्त अफगान स्वयं को शासक समझते थे। तो लोधी में आप देखेंगे बहलोल लोधी सबसे पहले आता है और इसकी लोधी वंश की नींव रखता है। ये 1451 से 89 तक रहता है। बहलोल लोधी का जन्म दौराला में हुआ था। कहाँ? दौराला में। जन्म से पूर्व ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और शल्य चिकित्सा द्वारा उसका जन्म हुआ और कुछ समय पश्चात ही उसके पिता नियामी अफगानों से संघर्ष कर में मारे गए थे। बहलोल लोधी का पालन पोषण उसके चाचा इस्लाम खान ने किया। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह बहलोल से कर दिया। तो आप सोचिए कि इनमें आपसी शादियां होती रहती थी। अप्रैल 1451 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद उसने वजीर हामिद खां की हत्या कर दी। और किंतु सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह अभी भी दिल्ली का वैधानिक शासक था और बहलोल लोधी के पक्ष में अलाउद्दीन आलम शाह ने राजपथ का परित्याग कर दिया और अपनी युवावस्था में बहलोल घोड़े का व्यापारी था। और बहलोल लोधी ने अपना अधिकांश समय विद्रोहों का दमन करने के लिए किया और राज्य के विस्तार में नहीं। और बहलोल लोधी की मुख्य सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करनी थी। 20 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद जौनपुर के शासक सरकी को पराजित कर उसे बिहार की ओर पलायन को बाध्य किया और अपने बेटे वारबक शाह को उसने जौनपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। सरकी शासकों का साथ देने वाले राजाओं को उसने दंड भी दिया था। और इसी उद्देश्य से उसने मेवात, संभल, इटावा, ग्वालियर के विरुद्ध अभियान किया था और जिससे कई राजाओं ने इसकी अधीनता भी स्वीकारी थी। 1468 से 69 में बहलोल ने मुल्तान के लंगाओं के विरुद्ध अभियान किया और मुल्तान अभियान के दौरान ही बहलोल ने रोह के अफगानों को सल्तनत की सेवा में भर्ती की नीति अपनाई और फलस्वरूप बड़ी संख्या में अफगान भारत आकर बसते हैं। बहलोल ने मालवा के शासन गयासुद्दीन खिलजी के विरुद्ध भी असफल अभियान किया था इसने, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे बहलोल ने 1485 में अपने अंतिम समय में साम्राज्य को अपने पुत्रों और अफगान जाति वर्गों में विभाजित किया और जिससे वारवक खां को जौनपुर का राज्य मिला था। उसके दूसरे पुत्र निजाम खां, जिसे आप लोग सिकंदर लोधी कहते हैं, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर उसे पंजाब, दिल्ली और दुआब का क्षेत्र दिया गया था। 1486-87 में बहलोल ने अपना अंतिम अभियान ग्वालियर के राजा कीर्ति सिंह के विरुद्ध किया था और इस अभियान के दौरान दिल्ली लौटते हुए मार्ग में लू लगने से बहलोल लोधी बीमार पड़ता है और जून 1489 में उनकी मौत हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी मौत हो जाती है। बहलोल दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक समय यानी कि 38 साल तक इसने शासन किया, सबसे लंबे समय तक। अपने लंबे शासनकाल के में उसने दिल्ली की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। उसका राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। उसके सरदारों में कई हिंदू सरदार राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नरसिंह और आप देखेंगे वह राम दादू प्रमुख थे। उसने 1-4 टंक के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का भी प्रचलित किया, जो मुगल शासक अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। बहलोल एक साधारण व्यक्ति था। तारीख दारूदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था और जब अपने सरदारों के साथ मिलता था। फिर आप देखेंगे सिकंदर लोधी आता है। ये 1489 से 1517 तक रहता है। एडी चल रहा है, बीसी का जमाना खत्म हो गया, याद रखिएगा उस समय, ठीक है। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी और लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोधी का मूल नाम की बात करें तो निजाम खान इसका असली नाम था और उसकी मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। बहलोल के 9 पुत्रों में वह सबसे योग्य पुत्र था। सुल्तान बनने के बाद उसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। सिकंदर लोधी के 2 प्रतिद्वंदी थे। एक तो बहलोल लोधी का ज्येष्ठ पुत्र वरवक शाह और उसका पुत्र आजम हुमायूं। गद्दी पर बैठने के पश्चात सर्वप्रथम उसने अपने
प्रतिद्वंदिया का दमन किया, जिसमें आप देखेंगे आजम खां, वरबक शाह और ईसा खां व हुमायूं प्रमुख थे इसमें। फिर आप देखेंगे सिकंदर लोदी ने इसके बाद अपने अन्य विरोधियों के विरुद्ध अभियान किया। तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सीमा में अधिकतम वृद्धि सिकंदर लोदी के समय में ही होती है, और इसने जथरा के राज्यपाल तातार खां लोदी के विरुद्ध अभियान किया, उसका क्षेत्र वापस कर दिया और बयाना के विरुद्ध अभियान कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने जौनपुर के विस्थापित शासक हुसैन शाह सरकी और उसके समर्थकों का दमन किया। उसने हुसैन शाह सरकी की सहायता करने वाले बंगाल के सुल्तान पर भी चढ़ाई की थी। 1495 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सिकंदर के साथ संधि की थी और बिहार के अनेक क्षेत्रों पर भी सिकंदर ने अधिकार कर लिया था। इस तरह सल्तनत की सीमा बिहार में मुंगेर तक पहुंच चुकी थी। फिर सिकंदर ने मध्य भारत में ग्वालियर के राजा मानसिंह की अधीनता स्वीकार करवाई। धौलपुर के शासक विनायक देव को 1504 में इसने पराजित किया। 1504 में उसने राजस्थान के शासकों पर भी अपने अधिकार को सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। वहां पर उसने एक किले का भी निर्माण कराया जो बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर था। 1506 में आप देखेंगे आगरा को सिकंदर ने अपनी राजधानी बनाया और शासन और सरदारों को नियंत्रण में रखने में उसकी सफलता का मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को जाता है। उसके हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। उसने खाद्यान्न करों को समाप्त कर दिया और व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे लोगों को आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। और सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया और नाप के लिए एक पैमाना गजे और सिकंदरी उसी के समय प्रारंभ हुआ जो भूमि मापने की बात होती है, और जो प्रयास 30 इंच का होता था। कितना? 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिए निकलवाना बंद कर दिया और मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान कर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न भी इसी ने किया। उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था और आप देखेंगे और एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी गई थी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। तो आप कह सकते हैं कि कट्टरपंथी एक शासक था। सिकंदर लोदी स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया जिसका नाम फरहांगे सिकंदरी रखा गया, और उसके समय गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना भी हुई। सिकंदर लोदी की मुख्यतः सफलता अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखने की थी। सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सरदार उसे अपने कंधे पर बैठा कर ले जाएंगे। व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए वह दाढ़ी नहीं रखता था, वह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक साज सज्जा वाला एक तरह से आप कहिए कि राजा था जो अपने आप को सजा धजा के रखता था, शौक पूरी करता था, सजने की ओर ध्यान भी देता था। समझ रहे हैं आप लोग? फिर आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी आता है, और याद रखिए इब्राहिम लोदी लोदी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात आप देखेंगे ये 1517 से 1526 तक रहता है। उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। राज्य के विभाजन के फलस्वरूप उसके छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर की गद्दी सौंपी गई, परंतु इब्राहिम ने जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया। उसने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के विरुद्ध जो राज्य के अधिकारी वर्ग थे दमन की नीति अपनाई, और इससे के परिणाम स्वरूप लाहौर के गवर्नर दौलत खान ने पंजाब के अफगान अमीरों के समर्थन से सुल्तान के विरुद्ध एक आंदोलन संगठित किया, और इन असंतुष्ट अफगान अमीरों ने काबुल के बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और इससे पहले 1517-18 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य घटोली का युद्ध हुआ जिसमें लोदियों की हार होती है। फिर आप देखेंगे कि बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण की जानकारी पाकर इब्राहिम लोदी अपनी सेना के साथ बाबर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ, और जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और युद्ध में मारा जाता है। तो याद रखिए कि जो पहला पानीपत का युद्ध होता है ना, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण है। लोदियों के पतन के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, और इतिहास का नियामतुल्ला के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। तो
तो एकमात्र इब्राहिम लोदी था जो युद्ध करते हुए मारा गया था। इब्राहिम लोदी के अन्य कार्यों में आप देखेंगे 1517 से 18 में ग्वालियर की विजय करना था। इसी के समय ग्वालियर अंतिम रूप से साम्राज्य में शामिल हुआ। और इब्राहिम योग्य व्यक्ति था परंतु अहंकारी और अनुभवहीन था, और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में वह अंततः असमर्थ सिद्ध हुआ और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर वह मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस तरह से आप लोग को दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के सभी शासक थे। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, आर्थिक व्यवस्था रही है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था रही है, इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। और आप देखिए उनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं, और एक संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में मुझे लगता है कि मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताइए कुछ और आपके क्वेश्चंस हो तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे, और आपके अगर दिमाग में कोई डाउट हो तो उस पर भी आप लोग बताइएगा, और सुझाव हो तो उन्हें भी आप लोग बताइएगा, ठीक है।